कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी। तो बेटा आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली का बेसिक और प्रश्नावली 14.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 13 तक कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। आपके 14 और 15 प्रश्नावली भी जल्दी करवा दी जाएगी। तो देखो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। अगर बेसिक समझ में आया तो पूरी प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखो प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी। तो देखो सांख्यिकी क्या है बेटा, गणित की एक शाखा है, ये गणित की एक ब्रांच है। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित किया जाता है और उन्हें प्रसारित किया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं भाई। गणित की वह शाखा जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित किया जाता है और उन्हें प्रसारित किया जाता है। तो ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, अब देखो सांख्यिकी के लिए एक शब्द आपको अच्छी तरह से समझना है, आंकड़े। आंकड़े, देखो आंकड़े क्या होते हैं इसको अच्छी तरह से समझो। आंकड़े वह संख्यात्मक मान है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त होता है और फिर उन्हें प्रसारित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो कि जैसे कक्षा 9 में 33 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 33 विद्यार्थी है। अपनी जो क्लास है 9 इसमें 33 छात्र है। अब 33 छात्रों में से 20 तो है लड़के, 20 तो क्या है, और 13 क्या है? लड़कियां है। 13 क्या है? तो देखो ये आपको कक्षा 9 के क्या प्राप्त हो गए? आंकड़े प्राप्त हो गए। और किसमें? संख्या के रूप में। किसके रूप में? संख्या के रूप में। अब देखो हमें ये किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त किए। उद्देश्य मतलब क्या है कि हमारी कक्षा में कितने छात्र हैं, ये उद्देश्य है। कक्षा 9 में कितने स्टूडेंट है? कितने स्टूडेंट है? 33। अब इसमें लड़के कितने और लड़कियां कितनी है? लड़के कितने हैं? 20 और लड़कियां कितनी है? 13। तो इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे वो सांख्यिकी में आएंगे। किस में आएंगे? सांख्यिकी। जैसे अभी क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है तो एक बल्लेबाज जैसे सचिन तेंदुलकर, अब उन्होंने जब शुरू से लेकर एंड तक कितने रन बनाए तो सभी मैचों के रनों के आंकड़े क्या कर लेंगे? एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो गए? आंकड़े हो गए। जैसे यूं कर लिया कि हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, हमारे गांव की अब जनसंख्या में बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, नवजात कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, है ना, इसमें महिला कितनी है, लड़कियां कितनी है। तो ये क्या हो गए? गांव के आंकड़े हो गए। अब बेटा आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान से समझना भाई, आंकड़े होते हैं प्यारे बच्चों 2 प्रकार के। एक तो होते हैं बेटा प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक, और एक होते हैं द्वितीय आंकड़े, द्वितीयक या द्वितीयक आंकड़े, या इन्हें गौण आंकड़े भी कहते हैं। गौण आंकड़े भी कहा जाता है, द्वितीयक आंकड़े कहते हैं या गौण आंकड़े कहते हैं। अब देखो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े की बात करते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। अब देखो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? ऐसे आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो हाथ टू हाथ, यानी कि मतलब जैसे अभी हमसे कहा गया कि हमारे कक्षा 9 में कितने विद्यार्थी है, तो हमने तुरंत गिन लिया और गिन के बता दिया। तो ऐसे आंकड़े जो हाथों हाथ एकत्रित किए जाते हैं, खुद के द्वारा एकत्रित, स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, वो कौन से आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि कक्षा 9 में 33 छात्र हैं, ये आंकड़े हमारे द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं। हम गिन के बता सकते हैं कि 20 तो लड़के और 13 लड़कियां हैं। तो हमारे द्वारा, स्वयं के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? ऐसे आंकड़े जो पहले से एकत्रित रहते हैं, पहले से एकत्रित रहते हैं, फिर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कह दिया कि विश्व में कुल कितने देश है, तो इसके बारे में भी हम, विश्व में कुल कितने देश है, अब इसकी जानकारी क्या आप देशों को गिनने जाओगे? नहीं गिनने जाएंगे। उसकी जानकारी या तो हमें किताब से मिलेगी या इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पे सर्च करेंगे
कि विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, या कुछ कोई बुक में देखेंगे तो वो आंकड़े पहले से उपलब्ध थे, उनको हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे किसी ने, अब गांव की जनसंख्या कितनी है, ये भी किस में आएगा? द्वितीय आंकड़ों में, क्योंकि गांव की जनसंख्या कितनी है इसका पता तो हम लगा नहीं सकते, वहां घर घर जाकर गिन तो नहीं सकते कि कितने व्यक्ति है, बड़ा गांव है तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा? इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि इस गांव की जनसंख्या कितनी है। तो ऐसे आंकड़े जो स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? प्राथमिक आंकड़े। जैसे उदाहरण के लिए एक कक्षा 9 में कितने छात्र हैं? 33। तो बताओ बेटा ये कौन से आंकड़े हैं? प्राथमिक आंकड़े हैं। और द्वितीय आंकड़े, विश्व की जनसंख्या कितनी है, विश्व की, तो इसका हमें पता नहीं है। इसका पता लगाने के लिए हमें या तो बुक का सहारा लेना पड़ेगा या इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएंगे? द्वितीय आंकड़े। अब आपके 14.1 में तो बस यही है, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों के बारे में ही है, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे चलोगे इस प्रश्नावली में, तो एक तो आप मिलान चिन्ह वाली बारंबारता बनाओगे, मिलान चिन्ह वाली, और ये आंकड़ों को आप सिंपल ऐसे भी, ये आंकड़े ऐसे भी लिखे जाएंगे, और इन आंकड़ों को आप वर्ग अंतराल में भी लिख सकते हो, जैसे 20 से 30, 30 से 40, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? जैसे 20 से 30 ये एक वर्ग अंतराल है, ये क्या है? वर्ग अंतराल है भाई। अब वर्ग अंतराल है ना, तो ये जो 20 है इसे तो बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा बोलते हैं भाई। और ये है ना, इसे बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा बोलते हैं भाई। ये तो है निम्न सीमा, और इसे क्या बोलते हैं? उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल है। अब बारंबारता का मतलब होता है आंकड़ों का कुल योग। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग। अब आप एक मिलान चिन्ह वाली बारंबारता बनाओगे, तो मिलान चिन्ह में क्या करना है? ऐसे 4 लाइनें तो ऐसे आती है, अगर 4 से ज्यादा है तो ऐसे, फिर आगे 1 2 3 4 आए तो ऐसे, और 4 से ज्यादा है तो ऐसे, 5 ऐसे। जैसे सवाल आएंगे ना तब आसानी से आप सीख जाओगे। फिर इसके बाद आपको एक सीखना है परिसर। क्या सीखना है? परिसर। परिसर, आप देखो परिसर क्या होता है? अधिक से सबसे अधिक को सबसे कम से घटाना है। जैसे अगर मान लो यहाँ की बात करें तो 30 में से 20 गए तो परिसर कितना आ गया? और इसकी बात करें, अगर इसमें परिसर ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा कितना है? इसमें से कितना घटाओगे? परिसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जब सब आप प्रश्नावली में आएंगे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। परिसर ज्ञात करोगे। फिर इसके बाद आएंगे आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 चीजें हैं भाई। कितनी चीजें? एक तो है बेटा माध्य। एक तो क्या है? माध्य, जिसे समांतर माध्य भी कहते हैं भाई। समांतर बेटा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, है ना, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। और जो हमारी अंक गणित है ना, अंक गणित में से औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या सांख्यिकी वाली गणित में इसे कहते हैं माध्य, और अंक गणित में से क्या कहते हैं? औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बात एक ही होती है, औसत एवरेज। ये माध्य भी एवरेज ही होता है, बीच का मान होता है, मध्य मान होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी क्लास 9th में मैंने तुम्हें 10 टेस्ट करवा दिए। कितने टेस्ट करवा दिए? 10 टेस्ट करवा दिए। अब 10 टेस्टों में किसी में 8 नंबर आए, किसी में 7 आए, किसी में 2 आए, किसी में 10 आए, तो उनका हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो बीच का मान मतलब प्रत्येक टेस्ट में हमने कितने नंबर प्राप्त किए। जैसे खिलाड़ियों की आती है कि सचिन तेंदुलकर ने 56.17 की औसत से अपने वनडे कैरियर में रन बनाए। तो 56.17 क्या है? मतलब एक मैच में, जितने भी मैच खेले उन्होंने 400 300, तो एक मैच में एवरेज कितने रन बने उनसे? 57 रन बने। वही होता है औसत या माध्य। अब देखो बेटा, अंग्रेजी में माध्य को दर्शाते हैं एक्स बार से। कैसे दर्शाते हैं? एक्स बार से। कैसे? एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एन बटा सिग्मा बटा एन बटा एन। सिग्मा एन, ये सिग्मा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है?
और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? और एन का मतलब होता है आंकड़े। एन का मतलब क्या है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की हिंदी में लगाओ तो ये बढ़ेगा, और गणितीय भाषा में लगाओ तो ये बढ़ेगा। अब जैसे एक करके बताता हूं मैं। जैसे मान लो कुछ आंकड़े दे दिए हमें, बात मत करो बेटा, बोर्ड में देखो। जैसे यहाँ दे दिया 3, 5, 6, 1, 3, 2, 3, ये दे दिए भाई। अब ये आंकड़े हैं भाई। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो हम करेंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। वैसे जब प्रश्नावली आएगी ना तब ये आसानी से समझ में आएंगे। इसके अलावा तुम दंड आलेख बनाओगे, ऐसे आय चित्र बनाओगे, है ना, मिलान चिन्ह, टेली मार्क वो बनाओगे, तो ये जब प्रश्नावली में आएगी ना तभी समझ में आएगी अच्छी तरह से, तभी समझा दूंगा। पर ये नॉर्मल देख लो जो 10वीं क्लास तक काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। अब देखो माध्य कैसे निकालेंगे? आंकड़ों का योग सबको जोड़ो। 3 + 5 + 6 + 1 + 3 + 2 + बताओ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कितने? जोड़ो। 5 8 6 14 1 15 3 18 2 20 3 23 बटा 7। 7 का भाग दे लो, जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगा। 7 तिया कितना बचा? भाग जा ही नहीं रहा है, पॉइंट लगा देंगे, 20 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6। 7 आटा, बताओ माध्य कितना आ गया? 3.28। आगे समझ में? इस तरह से आप क्या निकालोगे बच्चों? माध्य। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा आपके माध्यक। क्या आता है बच्चों? माध्यक आता है, या फिर आती है मध्यिका। एक ही बात है भाई, मध्यिका या माध्यक। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। काहे से? एम से। अब माध्यक या मध्यिका ज्ञात करने का भी सूत्र है आपके। सूत्र है n+1/2वां पद। n+1/2वां। अब तुम्हारी किताब में ये सूत्र सम संख्या के लिए अलग है और विषम संख्या के लिए अलग, लेकिन मैं आपको एक ही सूत्र याद करने के लिए कहूंगा। इसी सूत्र से मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगा। आपको इसमें 2 सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो सूत्र देख रहे हो आप, ये सूत्र तो केवल विषम संख्या के लिए है। किसके लिए? अगर आंकड़े विषम आ जाए, जैसे अभी यहाँ आंकड़े विषम है, कितने? 7, ये सूत्र लगेगा। और सम के लिए अलग सूत्र है, लेकिन मैं आपको केवल इस एक ही सूत्र से दोनों के माध्य निकाल के बताऊंगा, ताकि आपको डबल सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये सूत्र है माध्यक का। किसका सूत्र है बेटा? n+1/2वां। n का मतलब है आंकड़े, m को कहे से, m का मतलब मीडियम, मतलब माध्य। ठीक है, माध्यक। अब देखो आपको अगर माध्यक या मध्यिका ज्ञात करनी है तो बच्चों क्या करना है? सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या घटते हुए क्रम में जमाओ। अच्छी तरह से पढ़ लेना ये प्रश्नावली। 10वीं क्लास में 11 नंबर के सवाल आएंगे बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली के। 11 नंबर के। पिछली बार 15 नंबर के सवाल आए थे इस बोर्ड परीक्षा में। जिस बच्चे ने ये एक प्रश्नावली अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली ना, वो 10वीं में पास हो जाता है गणित में। तो अच्छी तरह से समझो आप इसे, क्योंकि अगले साल, और ये सब चीजें अगले साल पढ़नी पड़ेगी आपको। अब बेटा देखो, मान लो ये सवाल है, इसी सवाल का क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना है? तो सबसे पहले से या तो अवरोही में जमाओ या आरोही में जमाओ, या तो बढ़ते हुए जमाओ या बढ़ते हुए में जमा लेता हूं मैं, है ना। बताओ, सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 3 बार है ना, फिर 5, फिर 6। घटते हुए जमाओ या बढ़ते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अवरोही में जमाओ या आरोही में। जम गया। अब देखो n+1/2वां पद। बताओ बेटा, यहां कर देता हूं मैं इधर। n का मतलब टोटल कितने हैं? 7। जोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 1/2वां पद। 7 और 1 कितना हो गया? 8/2वां। 2 का भाग 4वां। अब बताओ इधर से गिनो, 1 2 3, 4 नंबर पे कौन आ रहा है? बताओ माध्य कितना हो गया? इधर से भी गिनो, 1 2 3, 4 नंबर पे कौन आ रहा है? 3। तो बताओ माध्य कितना हो गया? आगे समझ में? ऐसे n+1/2वां पद।
अब तीसरा है बेटा बहुलक। क्या है? बहुलक को दर्शाते हैं भाई जेड से। काय से दर्शाते हैं? अब बहुलक में कोई सूत्र नहीं है ना, ऐसी। अब देखो मान लो इसी का बहुलक ज्ञात करना है, तो ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? इसका मतलब बहुलक कितना हो गया? तो यहां लिख दो, इसका सूत्र क्या होगा? सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। आंकड़ा ही लिखो, आंकड़ा सही लिखा है ना? सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। आया कुछ समझ में? आज अब एक और सीख लो। परिसर भी वैसे बता दिया मैंने, पर मैं बता देता हूं यहां पर भी। एक है बेटा परिसर। एक क्या याद करना है बच्चों? परिसर। आप देखो परिरस, आज क्या हो रहा है भाई? परिसर ताकि समझ में आ रहा है ना। परिरस लिखो, चाहो लिखो, समझ में आ रहा है फैजान? परिसर। अब देखो परिसर क्या है? सबसे अधिक वाला आंकड़े को सबसे कम वाले आंकड़े में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखो वैसे इसमें सूत्र भी दे रखा है, वही है सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तुमने ध्यान रखना, सबसे अधिक आंकड़ा, सबसे कम आंकड़ा। अगर इसका परिसर निकाला है, बताओ सबसे अधिक कितना है? 6। सबसे कम कितना है? 6 में से 1 गया, तो परिसर कितना आ गया? 5। एक है बेटा वर्ग चिन्ह, एक है आपके वर्ग चिन्ह। अब देखो वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह का मतलब है कहाँ गया? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा प्लस, अरे वो निम्न सीमा। सीमा लड़की का नाम मत समझ लेना तो है ना। ऊपरी सीमा और निचली सीमा बटा 2। ठीक है। अब वर्ग चिन्ह होता ही है। अब देखो वर्ग चिन्ह मतलब जैसे मान लो कोई वर्ग अंतराल दे दे, 10 से कितना दे दिया? 20। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा? वर्ग चिन्ह। बताओ ऊपरी सीमा 20, निचली और बटा 20 और 10 30 बटा कितना आ गया? इसे मध्य मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आए समझ में? बस यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके, पहले उतार लो इन्हें, सूत्र उतरों को तो उतार लो। अब देखो भाई प्रश्नावली है 14.1 और उसका पहला सवाल। कुछ तो समझ में आया होगा। अब जैसे प्रश्नावली करेंगे ना तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो बोर्ड पे देखो बेटा, अरे पहला उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। आंकड़े बताए थे अभी, यानी कि संख्यात्मक मान, गणित का मान होता है जिनको हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं और उनका क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। क्या कहलाते हैं? आंकड़े। अब ऐसे 5 आंकड़े अपने मन से कोई से भी जो तुम इकट्ठे कर सकते हो, जैसे इकट्ठे कर लो कि तुम्हारे गांव में कितनी बकरियां हैं, बकरियों की संख्या, तुम्हारे गांव में कितने गधे हैं, गधों की संख्या, कर सकते हैं, जो एकत्रित कर सकते हैं। तो देखो 5 उदाहरण बताने। नंबर 1, अरे बात नहीं, जैसे ये देख लो, कक्षा 9 में विद्यार्थियों की संख्या। पहला कक्षा 9 में अरे विद्यार्थियों की, ये चालू कर देता मैंने, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा ले लो, अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिख लो। मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या
हो गया भाई, 2 हो गया। हाँ लिख लो, गांव में घरों की, गांव में या मेरे गांव में, ऐसे लिख लो, मेरे गांव में। हाँ लिख सकते हो, गांव में घरों की संख्या। हाँ लिख सकते हो, 1.5 स्कूलों की, कोई से भी जो आप एकत्रित कर सकते हो ऐसे। हाँ लिख लो। नंबर 4, हाँ लिख लो, भारत में राज्यों की संख्या, भारत में राज्यों की संख्या। 5वां एक और लिख लो, कोई सा भी। क्या गधा की संख्या लिखा? घोड़ा की लिख लो। अब चलो भाई चुप हो जाओ, ऐसे लिख लो, स्कूल में विद्यार्थियों, वो लिख लो, कक्षा 9 में वो लिख लो यार, ऐसे लिखो, विश्व में देशों की संख्या, देशों की संख्या। टोटल कितने थे? हो गए 5 उदाहरण। जरूरी नहीं है ये लिखो, आप और भी लिख सकते हो बेटा, है ना, जो आपको आता हो। हाँ अब देखो आगे देखो, सवाल नंबर 2 ऊपर दिए, अरे दूसरा देखो यार, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को, प्राथमिक आंकड़े जो मैंने बताए थे, जो स्वयं द्वारा इकट्ठे होते हैं, खुद के द्वारा, अपने द्वारा, क्या कहलाते हैं? और जो आंकड़े पहले से एकत्रित हो, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गौण आंकड़े या फिर द्वितीय के आंकड़े। देखो इस सवाल में हमें प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों को क्या करना है? तो देखो इसमें प्राथमिक कौन कौन से, गौण कौन से? प्राथमिक आंकड़े देखो पहले देखो, अब देखो इसका जो उदाहरण है, कौन कौन सा उदाहरण लिया था हमने? प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण, कक्षा 9 में विद्यार्थियों की संख्या हम एकत्रित कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब पहला उदाहरण ही किसका है? प्राथमिक आंकड़ा। मेरे परिवार गिन सकते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, ये भी दूसरा उदाहरण भी कौन सा है? प्राथमिक आंकड़े। मेरे गांव में घरों की संख्या गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। छोटा गांव है, लेकिन अगर गांव बड़ा हो गया तो आना गिन सकते हैं। तो नंबर 3, अबे उसमें किताब में भी दी होगा उसके बारे में, तो भाई गांव में घर, तो गांव छोटा होता है, ये समझ छोटा ही रहता है। अगला, भारत में राज्यों की, अब राज्यों को हम गिन नहीं सकते, इसका तुम्हें किताबों से पता चला है, इंटरनेट से पता चल रहा है, गिन सकते हैं क्या राज्यों को? इसका पता हमें कैसे लगा? इंटरनेट से या किताबों से। तो बताओ ये कौन से आंकड़े हैं? गौण। अबे आपके दूसरे गौण आंकड़े या क्या कहते हैं? द्वितीय के आंकड़े। बताओ बेटा कौन सा उदाहरण है? चौथा, विश्व में देशों की संख्या, इसका पता भी हमें किताबों से इंटरनेट से लगेगा। तो ये 5वां प्रश्नावली 14.1 आपके खत्म। कल करेंगे 14.2, जिसमें मिलान चिन्ह वाली बारंबारता बढ़ाएंगे। ठीक है, उतारो भाई।